Subscribe and press the bell icon to never miss an update. रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन तथा बायोटेक्नोलॉजी 12th क्लास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हैं। आइए इन टॉपिक्स का एक क्विक रिकैप करते हैं। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में एक बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता ही क्यों है। रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म की दो बेसिक नीड्स पूरी करता है। अगर छोटे लेवल पर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन उस ऑर्गेनिज्म की जनरेशन को मेंटेन कराता है। बड़े लेवल पर अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन उस ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज को अर्थ के ऊपर मेंटेन कराता है। रिप्रोडक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं, एसेक्सुअल तथा सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जहां दो ऑर्गेनिजम्स मेटिंग करके ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं। क्योंकि दो ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन लाता है और ये वेरिएशन उस ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज को अर्थ के ऊपर इवॉल्व करने में मदद करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस हिसाब से एक सिंपल प्रोसेस होता है जिसमें वेरिएशन नहीं आ पाता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस स्पीसीज की कंटिन्यूटी तो मेंटेन करा देता है अर्थ के ऊपर, लेकिन वेरिएशन नहीं ला पाता, इवोल्यूशन नहीं करवा पाता उस स्पीसीज का। अगर हम अगला देखें, फेजेस इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में तीन फेजेस होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव तथा पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेजेस। प्री रिप्रोडक्टिव फेजेस में वह ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली मैच्योर नहीं हुआ है, अभी उसकी ग्रोथ हो रही है, ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं। दूसरा आता है रिप्रोडक्टिव फेज, जब उस ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे ह्यूमन फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होता है, एग बनने शुरू होते हैं। ह्यूमन मेल्स में स्पर्म्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड वो पीरियड होता है जब वो ऑर्गेनिज्म अपनी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी खो देता है। अगला पॉइंट अगर हम इस चैप्टर में देखें तो हम देखेंगे इवेंट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान तीन इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन जहां पर गैमीट बनते हैं, फर्टिलाइजेशन जहां गैमीट्स का फ्यूजन होता है, तथा पोस्ट फर्टिलाइजेशन जहां बर्थ या हैचिंग होती है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फ्लावरिंग प्लांट होते कौन से हैं। फ्लावरिंग प्लांट एक ही ग्रुप होता है, बस एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स ही वो ग्रुप है प्लांट्स का जो फ्रूट और फ्लावर देता है। इसका मतलब जब हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हम एक्चुअली रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें फ्लावर का डायग्राम क्लियर होना चाहिए। फ्लावर के डायग्राम में चार व्हर्ल्स नजर आते हैं, एंड्रूशियम जो मेल व्हर्ल है, गाइनीशियम जो फीमेल व्हर्ल है, ये दोनों रिप्रोडक्टिव व्हर्ल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव गुच्छे होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर कैलिक्स और करोला जो एक्स्ट्रा व्हर्ल्स हैं, जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते लेकिन सपोर्ट करते हैं एंड्रूशियम और गाइनीशियम को रिप्रोडक्शन में। जब हमारे पास ये चार व्हर्ल्स, ये चार गुच्छे क्लियर हो गए, अब हम आगे चलते हैं कि मेल गैमीट डेवलप कैसे होता है। प्लांट्स के अंदर मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन होता है। पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है मेल गैमीट या एंड्रूशियम। एंड्रूशियम के अंदर डेवलप होता है पॉलन मदर सेल, जिसके अंदर मियोसिस चलेगा तथा एक पॉलन मदर सेल से हमें चार पॉलन ग्रेन्स मिलेंगे। उसी तरह से हम आगे चलते हैं फीमेल गैमीट के डेवलपमेंट पे। फीमेल गैमीट के डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है फीमेल वर्ल, जिसको हम पिस्टिल या कार्पल कहते हैं। वर्ल को गाइनीशियम कहते हैं तथा इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को हम पिस्टिल या कार्पल कहते हैं। किसी भी कार्पल के अंदर तीन स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ओवरी के अंदर डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अब हमारे पास मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन आ गया तथा फीमेल गैमेटोफाइट हमारे पास एम्ब्रियो सैक आ गया।
अगला स्टेप, एक बार जब 2 गैमेटोफाइट बन गए हमारे पास, अगला स्टेप अब आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है मेल वर्ल से, एंड्रोशियम से, फीमेल वर्ल पर, गायनीशियम पर। इस पॉलिनेशन को 2 प्रकार के एजेंसीज करवाते हैं, बायोटिक हो सकते हैं या एबायोटिक हो सकते हैं। बायोटिक एजेंसीज में सबसे कॉमन बीज होती हैं, उसके अलावा इंसेक्ट्स, बर्ड्स, आर्बोरियल मैमल्स, ये भी पॉलिनेशन में मदद करते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स में हमें वाटर और एयर देखने को मिलते हैं। एक बार पॉलिनेशन हो गया, जो मेल गैमेटोफाइट था वो फीमेल गैमेटोफाइट पर पहुंच गया, अब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है। एक पॉलन ट्यूब डेवलप होती है तथा मेल गैमेटोफाइट जिसके अंदर 3 गैमीट्स हैं, जिसमें से 2 मेल गैमीट और एक वेजिटेटिव सेल है, उस पॉलन ट्यूब के थ्रू एम्ब्रियो सैक के अंदर जाते हैं। एक मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज होता है तथा जाइगोट बनाता है, दूसरा मेल गैमीट सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होता है तथा एंडोस्पर्म बनाता है। एंडोस्पर्म वह स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन चल रहा है, इसलिए इस फर्टिलाइजेशन को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंडोस्पर्म एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, 3N स्ट्रक्चर है, जो एम्ब्रियो से पहले डेवलप होता है तथा एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता चला जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल था वो चेंज होता है सीड में। ओव्यूल की जो दीवार है वो सीड की दीवारें बनती हैं। ओवरी चेंज होती है फ्रूट में। अगला टॉपिक हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के दौरान हम पढ़ेंगे। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में 2 प्रकार के स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। 2 प्रकार से एम्ब्रियो डेवलप होता है, डाइकॉट या मोनोकॉट। अगर डाइकॉट एम्ब्रियो है तो उसमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं। अगर वो मोनोकॉट एम्ब्रियो है तो उसमें एक ही कॉटिलिडन होगा जिसको हम स्कूटेलम कहते हैं। एम्ब्रियो के चारों तरफ सीड आती है और सीड के चारों तरफ फ्रूट आता है। तो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का फ्रूट है। फ्रूट के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बोर्ड में काफ़ी होते हैं। फ्रूट 2 प्रकार के होते हैं। जो फ्रूट की दीवार है जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं, अगर वो फ्लैशी है तो वो फ्रूट फ्लैशी फ्रूट कहलाता है। उसके अंदर फिर एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प 3 दीवारें आ जाती हैं। अगर वो उस फ्रूट की दीवार या पेरिकार्प ड्राई है तो हम उसको ड्राई फ्रूट के नाम से कहते हैं। अगर कोई एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है तो उस प्रोसेस को हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। बनाना उसका एक एग्जाम्पल है। सीड अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रही है तो उस प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस कहते हैं। बोर्ड में 1 मार्कर में आपको एपोमिक्सिस तथा पार्थेनोकार्पी के बारे में पूछा जा सकता है। ये चैप्टर बोर्ड में अपने डायग्राम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सीड का डायग्राम, एम्ब्रियो सैक का डायग्राम, ओव्यूल का डायग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम्स इस चैप्टर से हैं जो बोर्ड में आपसे पूछे जा सकते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेन स्ट्रक्चर टेस्टिस होती है जो एब्डोमेन के बाहर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम के अंदर मौजूद होती हैं। इससे इनका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के मुकाबले 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहता है। टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं तथा एक लंबी ट्यूब वासा डिफरेंशिया के थ्रू यह स्पर्म्स यूरेथ्रा के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं और यह यूरेथ्रा पेनिस की टिप पर खुलता है तथा स्पर्म्स को बॉडी के बाहर डाल देता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली एक पेयर ओवरीज के होते हैं जिसमें बहुत सारे फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फॉलिकल ओवरी से मैच्योर होता है तथा मैच्योर होकर के फैलोपियन ट्यूब्स में आ जाता है। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब्स में होता है जहां जाइगोट बनता है। जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में बनने के बाद एक बैग लाइक स्ट्रक्चर यूट्रस के अंदर जाकर के इम्प्लांट होता है जहां एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तथा एम्ब्रियोजेनेसिस चलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस चैप्टर में एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर आपको बोर्ड में किसी ना किसी प्रकार का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन फीमेल्स में जनरली 28 डेज की होती है। ओवुलेशन 14th डे पर होता है। इस प्रकार से हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्री ओवुलेटरी पीरियड तथा पोस्ट ओवुलेटरी पीरियड। फिर आता है लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर चलता है।
यूट्रस देयरफॉर इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियोनिक पीरियड ह्यूमंस के अंदर 266 डेज का होता है। बर्थ को हम पार्चुरेशन कहते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें 3 मेन पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एसटीडीज तथा इनफर्टिलिटी। अगर हम पहला पॉइंट देखें कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर एक ना एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में जरूर मिलेगा। कॉन्ट्रासेप्टिव्स ह्यूमंस के अंदर 2 बच्चों के बीच में स्पेसिंग देने के काम में आते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कॉपर टी, निरोध तथा पिल्स। इंडिया में जो सबसे कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है वह कॉपर टी है। निरोध एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव इस वजह से भी है क्योंकि निरोध एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जैसे एड्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। दूसरा टॉपिक हमारा इस चैप्टर में एसटीडीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, वह डिसीजेस जो सेक्स के दौरान एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसमिट होती हैं। इनको हम वीडी या वेनरल डिसीज भी कहते हैं। सिफिलिस, गोनोरिया तथा वॉर्ड्स कुछ इंपॉर्टेंट एसटीडीज हैं। एड्स भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होती है। तीसरा टॉपिक इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी में हम उन कपल्स के बारे में डील करते हैं जिनके ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं हो पाते। इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। आईवीएफ उसमें से एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने का, जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। हालांकि इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी अडॉप्ट करना चाइल्ड को अभी भी बेस्ट मेथड माना जाता है इनफर्टाइल कपल्स के लिए बच्चे होने का।